हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। और इस चैनल पर हम ज्योग्राफी क्लास 8 एनसीईआरटी की जो है नोट्स करते जा रहे थे। ये चैप्टर नंबर 2 के नोट्स है। ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर 2 का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। बहुत ही इजी चैप्टर है और नोट्स पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल इजी लगने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट है कि इस एनसीईआरटी क्लास 8 के जो लास्ट में इस चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आप उनको खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। वो हमारे कॉम्पिटिशनल एग्जाम हो चाहे क्लास 8 बोर्ड हो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमें पता भी चल जाता है कि लेसन हमें कितना समझ में आया। इसके साथ ही अगर चैनल पर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोस। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले भूमि की बात करते हैं। 1 बाय 1 इस लेसन में सभी को समझाया गया है, साथ ही साथ जरूरी छोटे छोटे फैक्ट देकर नॉलेज भी दी गई है। तो भूमि स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, देखो सभी ये भूमि, मिट्टी, वन, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो ये भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ मतलब जमीन के कुछ क्षेत्र का लगभग 30% भाग ही भूमि है। ओके, इसके भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मतलब पूरी जो अपनी पूरी प्लेनेट है, पूरी धरती है, उसका 30% भाग ही ये जो जमीन हमें दिखाई देती है वो 30% भाग ही है और इसके सभी भाग रहने योग्य नहीं है। भूमि व जलवायु भिन्नता के कारण जनसंख्या वितरण असमान है। तो देखो भूमि की भिन्नता होती है, कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर पहाड़ है। ठीक है, और जलवायु की भिन्नता भी होती है, जैसे तापमान ज़्यादा होता है, कम होता है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं आर्द्रता ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो इन दोनों कारणों से जो जनसंख्या का वितरण, मतलब जनसंख्या कहीं पर बहुत ज़्यादा रहती है, कई क्षेत्र हाई पॉपुलेटेड है और कई क्षेत्र लो पॉपुलेटेड है। ठीक है, क्लियर। भूमि, इसमें एक नॉलेज दी गई है एनसीईआरटी में। विश्व की जो 90% जनसंख्या 30% भूमि पर ही रहती है। 90% जनसंख्या नेचुरल है, जब 30% ही भूमि है तो 30% पर रहती है और बाकी की जो 70% भूमि है वो निर्जन है या विरल जनसंख्या उसमें रहती है। ओके, अब आगे चलते हैं। विरल आबादी क्षेत्र और घनी आबादी क्षेत्र। तो विरल आबादी क्षेत्र मतलब घनी आबादी क्षेत्र हाई पॉपुलेटेड एरिया, विरल आबादी क्षेत्र लो पॉपुलेटेड एरिया, बहुत ही कम लोग बाग जहाँ रहते हैं। तो देखो सबसे पहले हाई पॉपुलेटेड देख लेते हैं कि ज़्यादा लोग कहाँ रहेंगे। तो उर्वर मैदान में रहेंगे, जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र वैली है, गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी का है, तो उर्वर मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा रहेगी क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर हो जाती है। नदी घाटियाँ, नदी घाटियों के आसपास जो बेसिन होता है उसमें मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो कृषि करने के कारण वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस कारण ये उर्वर मैदानों, नदी घाटियों के क्षेत्र हाई पॉपुलेटेड है। कहाँ जनसंख्या बहुत कम रहती है, ऊबड़ खाबड़, बीहड़ स्थलाकृतियाँ हैं, है ना, चंबल के जो बीहड़ वगैरह हैं, तो वहाँ पर ना तो खेती हो पाती है, इसलिए ये लोग वहाँ नहीं रहते हैं। पहाड़ों की खड़ी ढलानें हैं तो वहाँ पर जीवन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जो तीव्र ढलानें होती हैं पहाड़ों की, वहाँ पर नहीं रहते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी वगैरह की कमी और क्लाइमेट की वजह से लोग बहुत कम रहते हैं। सघन वन क्षेत्र, अब भाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा वन उगे हुए हैं, मतलब ढंग से 2-4 पैर रखने की जगह ही नहीं है, तो इतने वन क्षेत्रों में कौन ही रहेगा। जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, तो ऐसे निम्न क्षेत्र, ऐसे निचले क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ बड़ी जल्दी से, थोड़ी सी बारिश में ही पानी भर जाता है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी लोग बहुत कम रहते हैं। तो ये हो गई हाई पॉपुलेटेड और लो पॉपुलेटेड एरिया। जमीन का उपयोग पढ़ेंगे हम, भूमि का उपयोग। तो देखो खेती, घर, सड़क, वानिकी, उद्योग आदि के लिए, देखो मैं एट एक्स्ट्रा है ये, आदि के लिए भूमि का उपयोग भू उपयोग कहलाता है। तो जिस पर्पज से हम भूमि का यूज करते हैं वो भूमि का यूज कहलाता है। ठीक है, अब भूमि का उपयोग को निर्धारित करने वाले कुछ फिक्स कारक है जिसके कारण भूमि का उपयोग होता है। तो भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, जल, खनिज एट एक्स्ट्रा। ये क्यों होता है? स्थलाकृति, जैसी जमीन होगी वहां पर वैसे ही लोग रहेंगे। भाई मैदान है, उर्वरक क्षमता है उसकी मिट्टी में, अच्छी एग्रीकल्चर हो जाती है, उद्योगों को सपोर्ट करती है वहाँ की जमीन। ठीक है, तो नेचुरल है, वहाँ हाई पॉपुलेटेड एरिया हो जाएगा। मिट्टी अच्छी हो, उपजाऊ हो, जलवायु अपने सूटेबल होती है, तो वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं। मानवीय कारक क्या है? भूमि का उपयोग जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो और प्रौद्योगिकी, जहाँ पर ये जो टेक्निक वगैरह है उसका बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो ये भूमि का उपयोग निर्धारित करने वाले 2 कारक है। ठीक है, फिर है
स्वामित्व के आधार पर यहाँ आपके एनसीईआरटी में दो प्रकार की भूमि दी गई है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि को ही साझा भूमि संसाधन भी कहते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो निजी भूमि और साझा या सामुदायिक भूमि। तो निजी भूमि, इसका स्वामित्व कुछ अपने अपने अलग अलग व्यक्तियों के पास होता है। सामुदायिक या साझा भूमि, इसका जो स्वामित्व है वो समुदाय या ग्रुप के पास होता है, ठीक है। ये दो प्रकार की जमीन यहाँ पर बताई गई है अपने बुक में। आगे नोट देख लीजिए। तो देखिए, शहरों में कॉम्प्लेक्स, मॉल आदि बनने और गांव में कृषि भूमि बढ़ाने हेतु भूमि पर अतिक्रमण बढ़ रहा है, ठीक है। जिससे भूमि क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, रेगिस्तानीकरण का खतरा बढ़ रहा है। तो ये भूमि का डिसयूज किया जा रहा है। कैसे? बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, गाँव में जो खेती की जमीन है, ठीक है, उसको बढ़ाने को लेकर भूमि पर अतिक्रमण भी होते हैं, विवाद भी होते हैं, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर मिट्टी का कटाव, रेगिस्तानीकरण की समस्याएं पैदा हो रही है और इन्हीं कारणों से हमें भू संरक्षण की आवश्यकता है, मतलब भूमि को बचाने की आवश्यकता है। अब भूमि संरक्षण पढ़ लेते हैं। भूमि को कैसे बचाएंगे हम? तो भूमि पुनर्ग्रहण करना, वनीकरण, कीटनाशकों का सीमित उपयोग करो, अतिचारण को नियंत्रण करो, इनके द्वारा हम भूमि को बचा सकते हैं। यहाँ कंप्लीट हो जाती है भूमि के बारे में सारा जो हमारा नॉलेज है यहाँ दिया गया है। भूमि का बचाने का उपयोग, उसका नुकसान क्यों हो रहा है, ये सब पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी दानेदार पदार्थ होता है कि पतली परत जो पृथ्वी की सतह को ढकती है, ऊपरी पृथ्वी को ढक देती है, उसे हम मिट्टी कहते हैं। भू आकृतियां मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करती है। तो भू आकृतियां बता दिया मैंने, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर रेतीला है, कहीं पर मरुस्थल है। तो इस प्रकार भू आकृतियां हैं, भूमि की जो अलग अलग आकार है, तो वो मिट्टी के प्रकार को जो है फिक्स करती हैं। खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका मिश्रण, किसके मिश्रण से मिट्टी बहुत उपयोगी बन जाती है। तो एक तो खनिज हो मिट्टी में, है ना, जो आवश्यक हो, और एक कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस वगैरह होता है, तो मिट्टी उससे उपजाऊ हो जाती है। ओके। मिट्टी खनिजों, जैव पदार्थ, चट्टानों से अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। अपक्षय टूटने से, ठीक है। जैव पदार्थ है, खनिज है, चट्टाने हैं, वो टूट जाती है और धीरे धीरे बिल्कुल महीन चूर्ण जैसी हो जाती है, जो मिट्टी में तब्दील हो जाती है। तो अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। यहाँ पर मिट्टी के डायग्राम को आपके एनसीईआरटी में थोड़ा इससे समझाया गया है। तो देखो, ये मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं? ये आपके एनसीईआरटी में, ये लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर आएंगे तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है मिट्टी के कारक कौन सा है, कौन सा नहीं है। इजी लगता है बट फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो थोड़ा अच्छे से समझिए। मिट्टी जनक सेल से बनती है। जनक सेल से रंग, गठन, खनिज की मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। देखो, मिट्टी बनने का पहला कारक है जनक सेल है। चट्टाने होगी तभी तो मिट्टी बनेगी, ठीक है। तो जनक सेल और उसका रंग कैसा है, मिट्टी का जो रंग है वो, ये जो पेरेंट सेल होती है, जो जनक सेलें होती है, मतलब बड़ी बड़ी जो जिस चट्टान से मिट्टी बनेगी वो वैसी ही होगी, उसी रंग की होगी जैसी चट्टान है, ठीक है। उसका गठन वैसा ही होगा जैसी चट्टान है। तो नेचुरल है। फिर खनिज की मात्रा उसमें कितनी है, ठीक है। इस द्वारा पहला काम है मिट्टी का कि जनक सेल का रंग, जनक सेल से उसको रंग, गठन ये मिलता है, और उस मिट्टी में खनिज की मात्रा कितनी होती है वो खनिज पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर बाद में देखो, जलवायु, तापमान। अब उन जनक सेलों पर मिट्टी जो बन रही है उस पर जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस, इन सब का जो है प्रभाव पड़ता है। ओके। इनके कारण अगर ये बड़ा तेज रफ्तार में रहते हैं किसी क्षेत्र में, जलवायु, तापमान, वर्षा वगैरह, तो मिट्टी की प्रक्रिया थोड़ी तेज हो जाती है। थोड़ी धीरे रहते हैं तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया धीरे हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब फिर समय मृदा की मोटाई की निश्चय करता है। अब मिट्टी कितनी मोटी होगी, कितनी बारीक होगी, उपजाऊ होगी, ये समय निर्भर करता है कितनी पुरानी मिट्टी है, कितनी नई मिट्टी है, ठीक है। फिर है उच्चावच, तुंगता व ढाल मृदा के संचय को प्रभावित करता है। अब संचय मतलब मिट्टी जो इकट्ठी होती है, मिट्टी का जो स्टॉक होता है, उसको कौन प्रभावित करता है? ढाल। अब जहाँ पर ढाल ज्यादा होगा हमारी मिट्टी का स्टॉक इतना नहीं होगा। उच्चावच, तुंगता आदि। फिर वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब वहाँ पर पेड़ कैसे हैं, प्राणी कैसे हैं, सूक्ष्म जीव कैसे हैं, इनके द्वारा ही तो ह्यूमस बनता है। तो ह्यूमस निर्माण की दर को ये प्रभावित करता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो मिट्टी को कौन कौन प्रभावित कर रहा है? सबसे पहले तो जनक सेलों से ये बन रही है, फिर खनिज की मात्रा इसमें जरूरी होती है, फिर वहाँ का जलवायु, तापमान इस पर मिट्टी के टेक्सचर को निर्धारित करता है, फिर सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो समय है, कितना समय लगता है, कितनी पुरानी मिट्टी है, कितनी नई मिट्टी है, फिर वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव
और उसकी मिट्टी का ढाल वगैरह इसके संचय को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जलवायु, तापमान, समय और जनक सेने और वहाँ की वनस्पति, तो इन सबसे मिलकर मिट्टी बनती है। यहाँ अपक्षय मतलब मैंने बता दिया था टूटना, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, शैलों के क्षय होने, प्राणियों और पौधों के क्रियाकलाप आदि को क्या कहते हैं? अपक्षय। किसी प्रकार से चट्टानें टूटती है, मिट्टी बनती है, ठीक है, और प्राणियों और पौधों के सारे क्रियाकलाप वगैरह ये सभी अपक्षय में आते हैं। अब ये मिट्टी हो गई, मिट्टी कैसे बनती है हमने देख लिया। अब भूस्खलन देख लेते हैं। भूस्खलन आप नाम से समझ गए होंगे, जो भूमि स्खलित हो जाती है, मतलब भूमि धंस जाती है, ढह जाती है। ठीक है, तो जो ऊंचे क्षेत्र है, बर्फीले क्षेत्र है, आपने टीवी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कैसी मिट्टी धंस जाती है, बर्फ के इलाके धंस जाते हैं। तो भूस्खलन क्या होता है? ढलान से नीचे चट्टान, मलबे या मिट्टी का बड़े पैमाने पर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, ढलान से नीचे जो चट्टानें होती है, उसका जो मलबा होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ये भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ आता है। ठीक है, भारी बरसात में भी आ जाता है ये। शमन और न्यूनीकरण। न्यूनीकरण तो आपको पता है कि भाई मिट्टी का न्यूनीकरण कैसे करें। तो ये जो मिट्टी जो भूस्खलन हो रहा है उसको कम कैसे करें हम, तो शमन भी शब्द याद रखें आप, इसको भी न्यूनीकरण ही कहते हैं कि भूस्खलन को कम कैसे कर सकते हैं। तो प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, आप चित्र में भी देखते जाइए। प्रतिधारी दीवार होती है, जैसे मान लो ये यहाँ पर पर्वत है, अब इसकी मिट्टी नीचे आ सकती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बड़ी दीवार बना दी जाती है, ये प्रतिधारी दीवार हो जाती है। तो वो कभी ऐसा, पहली बात तो इसको सपोर्ट मिल जाता है, दूसरा अगर कभी ऐसी स्थिति हो भी जाती है तो इतना नुकसान नहीं हो पाता है। वनस्पति में वृद्धि करो, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगा दो। ठीक है, वर्षा में नदी नाले झरने के प्रवाह के साथ भूस्खलन को कंट्रोल करें। तो ये है, हम भूस्खलन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के साथ साथ आरपीएससी भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठाती है। ये शब्द आते हैं हमारे आरपीएससी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में, मल्चिंग, वेदिका फार्म, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो मिट्टी का निम्नीकरण, निम्नीकरण मतलब मिट्टी का जो नुकसान हो रहा है, कटाव हो रहा है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता जा रही है, तो उसको कैसे बचाएं। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव को हम कैसे बचाएं, भूस्खलन को कैसे बचाएं। भूस्खलन का तो आ गया, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कैसे बचा के रखें, मिट्टी हमारी दूषित नहीं हो उसको कैसे बचाएं। ठीक है, तो ये है सबसे पहला उपाय है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? पौधों की जो बीच की जमीन होती है ना, उसको हम जैव पदार्थ, ये घास फूस वगैरह जो जैव पदार्थ होते हैं ना, उनको प्रवाल कहा जाता है, तो इससे ढक देते हैं, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है, उसे कहते हैं मल्चिंग। वापस बोल देती हूँ, जैसे मान लो ये फसल बो दी, जैसे ये एक क्यारी है और उसमें ऐसे पौधे बो दिए गए हैं। ठीक है, अब दो पौधों के बीच में ये जो गैप है ना, तो इस गैप में क्या भर दिया जाता है, जैसे यहाँ की कोई घास फूस उग रही हो, उसको जो है काट पीट के यहाँ पर भर दिया जाता है, इन गैपों में भर दिया जाता है, उसको प्रवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको प्रवाल कहते हैं। अब फायदा क्या है, यहाँ एक गैप भर देने से इनकी जड़ें और अच्छे से ढक जाएगी, जिससे इस पौधों में नमी बनी रहती है लंबे समय तक, इसे कहते हैं मल्चिंग दोस्तों। अब है वेदिका फार्म, ये क्वेश्चन अभी इसमें लास्ट क्वेश्चंस में है भी इस बुक के। वेदिका फार्म क्या होते हैं? तीव्र ढालों पर खेती करना। ठीक है, खेत के उठे हुए जो है बेड्स में फसल उगाते हैं। अब खेत के उठे हुए बेड्स देखो, सबसे पहले तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होगी। ठीक है, वेदिका फार्म। अब कैसे, जैसे मान लो ये कोई खेत है, अब यहाँ पर इसकी ये जमीन उठी हुई है और यहाँ पर थोड़े खड्डे जैसे या निचले पानी भरने जैसी समस्या है, तो इस खेत के इस उठे हुए पार्ट पर खेती की जाती है। ठीक है, इसे वेदिका फार्म कहते हैं। चौड़े समतल सोपान वेदिका तीव्र ढालों पर बनाते हैं, तो ये ढालें होती हैं। इसका प्रॉफिट क्या है? ये मृदा अपरदन को रोकता है। जब ऊंचे ढालों पर ऐसे इसको चौकोर टुकड़ों में साफ कर और कृषि की जाएगी, नेचुरल मिट्टी का कटाव रुकेगा और पृष्ठीय प्रवाह को, ये पानी के बहाव को भी यहाँ पर कम करता है। तो ये वेदिका फार्म हो गया। नेक्स्ट है ये समोच्च रेखीय जुताई और समोच्च रेखीय रोधिकाई। ये इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो समोच्च रेखीय जुताई क्या है? पहले तो खेत को समतल और सीधी रेखाओं में जोतना। ये खेत है, ठीक है, इसको ऐसे समतल और सीधी रेखाओं में जोतना, ये तो समोच्च रेखीय जुताई हो गई जो हल से की जाती है। ठीक है, ये ढलान से नीचे पानी के प्रवाह के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करता है। अब ढलान से नीचे पानी का जो प्रवाह होता है, ये अवरोध का काम करेगा ही, नेचुरल है। जब देखो ये, इसमें आप थोड़ा सा चित्र भी देख लीजिएगा,
अब इस चित्र में आप देख रहे होंगे इस प्रकार से ये ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे, ये जरूर नहीं गोल ही हो, चौकोर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन खेती के लिए इन टुकड़ों को तैयार किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर समांतर, समतल और सीधी रेखाओं में जुताई की जाती है। समोच्च रेखा मतलब जमीन से इसके जो ये जमीन से जो ये धरातल है ना इसका, ये इक्वल समतल ऊपर होता है, तो यहाँ पर खेती कर ली जाती है, ठीक है। और इसमें पानी उपजाऊ मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाता, तो ये इस प्रकार की जुताई में क्या होता है, पानी इस उपजाऊ मिट्टी को यहीं पर इकट्ठा करेगा, खेत में ही रखता है, ठीक है। इसके साथ में ये भी देख लीजिए समोच्च रेखीय रोधिकाएं, ये क्या होती है। अब समोच्च रेखीय जब इसकी जुताई कर दी गई, खेत बना दिया गया और यहाँ फसल बो दी गई, तो यहाँ पर रोधिकाएं मतलब इस उपजाऊ मिट्टी और पानी को बचाने के लिए बहकर नहीं चले जाए, उसके लिए रोधिकाएं बनाई जाती है। रोधिकाएं मतलब इनका जो है रोधिका, ये यहाँ पर जैसे मान लो ये है अपना खेत, यहाँ ऐसे खड्डे कर दिए जाते हैं, ठीक है, पानी के ये खड्डे कर दिए जाते हैं। अब यहाँ से अगर पानी बहेगा भी तो कहाँ जाएगा, इन खड्डों में जाकर इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी भी वहीं पर उपजाऊ इकट्ठी हो जाएगी और एक्स्ट्रा पानी वहाँ पर निकल जाता है। चित्र में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से रोधिकाओं के सामने पानी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर खाइयाँ बना दी जाती है और खेती कर ली जाती है। ये तीव्र ढलानों या ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ की बात हो रही है, समोच्च रेखीय जुताई और समोच्च रेखीय रोधिकाएं। नेक्स्ट देख लीजिए रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं जैसे सड़क के किनारे दोनों तरफ पेड़ लगे हुए होते हैं, वैसे ही रक्षक मेखलाएं आश्रय पट्टी बना दी जाती है, पेड़ ही लगा लगा के खेतों के चारों तरफ, उसको कहते हैं रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए कतारों में वृक्ष लगा दी जाती है, जिससे मिट्टी को बचाया जा सके, ये रक्षक मेखलाएं हो जाती है। अब देखिए चट्टान बांध। चट्टान बांध क्या होते हैं, ये भी क्या होता है, अपनी उपजाऊ मिट्टी को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, जल के प्रवाह को कम करते हैं। नेचुरल है। चट्टान मतलब अब जो है खेत की जुताई वगैरह करके उसके आड़े जो है चट्टानों का जो ढेर कर दिया जाता है ना, तो उस मलबे के कारण क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी बह नहीं पाती है, पानी का प्रवाह कम हो जाता है, ये चट्टान बांध हो गया। बीज की फसल उगाना या फसल चक्रण या अंतर फसल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब बदल बदल कर फसल बोना, इससे भी मिट्टी का बचाव होता है, मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। जैसे एक बार हमने मूंग की फसल बो दी, ठीक है, तो उसकी जो जड़ों में नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, तो उससे हमारी जो मिट्टी उपजाऊ हो गई। अगली फसल में हमने जैसे बाजरा बो दिया या मक्का बो दिया अलग, तो मेरा मतलब है कि अलग अलग लगातार एक फसल नहीं बोनी चाहिए, अलग अलग फसल बदल बदल कर बोना, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहे, तो इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण, अंतर फसल, बीज की फसल। ओके, अब है सीढ़ी नुमा खेती। तो सीढ़ी नुमा खेती भी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और सीढ़ी नुमा जो है खेतों को तैयार करके फसल बोई जाती है, जिससे ये जो है उपजाऊ, जो मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहता है और फार्मिंग भी हो जाती है। तो ये सभी उपाय हमने काई के देखे हैं अभी कि हम मिट्टी को कैसे बचाते हैं। तो मिट्टी के संरक्षण के, मिट्टी को बचाने के, मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय है ये जो ये सभी देखे हैं हमने, समोच्च रेखीय, चट्टान बांध, बीज की फसल उगाना, रक्षक मेखलाएं बनाना, ठीक है, मल्चिंग करना, वेदिका फार्म बनाना आदि। तो यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट होता है मिट्टी का टॉपिक। शुरू में हमने किसका टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जमीन का, भूमि का। अब मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना जल। अब तीसरा प्राकृतिक संसाधन है जल। अब जल नवीकरणीय संसाधन भी है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय हमने पिछले लेसन में देखे थे, आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछला लेसन भी देखिएगा। नवीकरणीय मतलब हर साल हमें नया जल मिल जाता है बरसात से, ठीक है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका, पूरी धरती का 3/4 भाग तो जल से ढका हुआ है, अतः इसे वाटर प्लेनेट भी कहते हैं। महासागरों में 2/3 भाग जो है हमारा पानी है, लेकिन वो लवणीय है, पीने योग्य नहीं है, मानव के उपयोग में नहीं आता। 2/3 पार्ट हमारे पास कितना बचा, 2.7% ही जल अलवणीय है, मतलब अलवणीय मतलब लवण नहीं है, शुद्ध है, उसको हम पी सकते हैं। और इस 2.7 का भी 70% जल जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है ग्लेशियर्स पे, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, ओनली 1% जल हमारे पास धरती पर मानव जीवन के लिए उपयोगी है, ओनली 1%। अब इसमें भी एक फैक्ट दिया गया है कि करीब औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर के लगभग जल का उपयोग करता है। 150 लीटर के लगभग हम लोग डेली एक व्यक्ति यूज करता है, तो बहुत ज़्यादा पानी यूज हो रहा है। तो देखिए जल चक्रण दिया गया है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे ना, ये सीधे जल के फैक्ट दिए गए हैं कि वाटर प्लैनेट क्यों कह रहे हैं।
महासागरों में अलवणीय जल है, लवणीय जल 2.7%, लवणीय जल महासागरों में है, अलवणीय जल 2.7% है। उसमें से हमारे पास ओनली 1% जल ही पानी पीने के योग्य है, ठीक है। और हाँ, औसतन एक भारतीय नागरिक 150 लीटर के पानी आसपास यूज करता है। जल चक्रण दिया गया है। जल चक्रण मतलब जल महासागरों से वायु में, ठीक है, वाष्प बनकर और वायु से वापस बरसात के रूप में जमीन पर आ जाता है, इसे जल चक्रण कहा जाता है। बरसात का पानी आकर जमीन पर बहकर महासागरों में वापस चला जाता है नदी नालों से, तो इसे जल चक्रण कहते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और दिया है आपके एनसीईआरटी में, 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष हो गई है। तो देखिए कितना खपत बढ़ गया है पानी का। और एक नल का दिया कि अगर हम सोचते हैं ना कि नल में बूंद बूंद पानी जाता है, कोई खास पानी वेस्ट नहीं होता है, तो दोस्तों देखो एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल को व्यर्थ कर देता है, पानी को खराब कर देता है। तो हमें ये जो टैप्स में जो पानी टपक टपक के गिरता है ना, उसकी लीकेज को भी बंद करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। अब पानी के बारे में देख लिया, तो अब जलाभाव के कारण देखेंगे, ठीक है। पानी का अभाव क्यों है धरती पर, जबकि बारिश इतनी होती है, तो क्यों है? अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया तो कंप्लीट ही आता है। इसमें अलवणीय जो जल है, शुद्ध जल है, उसका अभाव है। देखिए हमारे भारत में ही कमी नहीं है, इतने बड़े बड़े देशों में भी पानी की कमी है, ये भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसका कारण क्या हो गया? मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता। वर्षण मतलब बरसात, तो मौसमी बारिश होती है और वार्षिक बारिश होती है, उसमें काफी अंतर होता है, कम ज्यादा होती रहती है। पानी का बहुत अति उपयोग हो रहा है। और दूषित होते जल स्रोत, जो बड़े बड़े जल स्रोत हैं उसमें दूषित जो औद्योगिक वेस्ट वगैरह उसमें मिला दिया जाता है कंपनियों के द्वारा, तो वो गंदे हो जाते हैं, उसके कारण हमारे जो है पानी की शॉर्टेज आ जाती है। संरक्षित कैसे करें? संरक्षित मतलब बचाएं कैसे? तो कृषि और औद्योगिक रसायनों का जो गंदा जल होता है ना, जल स्रोतों में विसर्जन से पूर्व उनमें जल, अब ये क्या करते हैं, बड़े बड़े उद्योग और कृषि के रसायनों का जो वेस्ट होता है वो बड़े बड़े नदी नालों में ऐसा का ऐसा ही बहा देते हैं। तो विसर्जन से पूर्व उसको बहाने से पहले शोधित करके बहाया जाए, ये नियम लागू होना चाहिए। नहरों में कहीं पर भी रिसाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए पक्का उपाय करना चाहिए। जल संग्रहण विधि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनानी चाहिए, बड़े बड़े एनीकट वगैरह बनाए जाने चाहिए। और फिर पानी का लिमिटेड यूज़ करने के लिए ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम खेती में अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम पानी को बचा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 प्राकृतिक संसाधन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आई थिंक आपके नोट्स के साथ साथ ये याद भी हो गए होंगे। भूमि देखा हमने, भूमि को कैसे बचाएं, भूमि को खराब कौन से कारक कर रहे हैं। फिर हमने मिट्टी देखी, मिट्टी कैसे बन रही है, मिट्टी को खराब कौन से कारक कर रहे हैं, मिट्टी को कैसे कैसे बचाया जा सकता है। और फिर हमने जल देखा, जल के कैसे प्रदूषित हो रहा है, कैसे हम उनको बचाएं। अब लास्ट टॉपिक अपना बचा है इस लेसन का, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बिकॉज लेसन ही थोड़े लंबे हैं, है ना, तो ये थोड़ा आप आराम से इसको देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन मतलब हमारे जो भी जीव जंतु है, वनस्पति मतलब वन, पेड़, ठीक है। तो पेड़ और ये जो जीव जंतु है इनके बारे में क्या चर्चा है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संकरित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो नेचुरल है, कहीं पर भी वन देखो चाहे वन्य जीवन देखो, है ना, पशु पक्षी वगैरह या पेड़ पौधे, ये कहाँ मिलेंगे? स्थल मंडल में, जल मंडल में और वायुमंडल में, स्पेसिफाई जो जमीन का एरिया है वहीं पर मिलेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। जहाँ जीवन है वो जीव मंडल हो गया। और वो जीव मंडल इन तीनों से बना हुआ है। वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, स्थल भी चाहिए, जमीन भी चाहिए। जीव मंडल में सभी जीव जीवित रहने हेतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई भी सर्वेसर्वा नहीं है, देखिए सभी जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। और ये जो इनका जो डिपेंडेंस है एक दूसरे पर, ये जो निर्भरता है ना एक दूसरे पर, उसे हम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो जो ये जीव है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं जीवन के लिए, उसे पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ओके, वन्य जीवन। अब ये पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ों की बात हो रही है, वन्य जीवन की बात हो रही है, तो वन्य जीवन देख लेते हैं। वन्य जीवन में जैसे जंतु, कीट, पक्षी, जलीय जीवन, ये सभी आते हैं। ये हमें क्या देते हैं? दूध, मांस, खाल, ऊन, एटसेट्रा सभी हमको देते हैं ना। एग्जाम्पल देखें तो मधुमक्खी शहद देती है हमें, ठीक है, एक जीव ही है बट मधुमक्खी शहद देती है, पतंगा होते हुए भी। फूलों के परागण में मदद करती है, पेड़ों को कीटों से बचाती है। तो ये ढेरों जितने भी वन्य जीव है वो बेकार नहीं है, वो कुछ ना कुछ मदद करते हैं हमारे जीवन के लिए, ठीक है। गिद्ध का एग्जाम्पल दिया गया है आपके इस बुक में।
तो गिद्ध एक अपघटक का काम करता है। मधुमक्खी अपघटक का काम नहीं करती है, लेकिन गिद्ध तो खुद ही अपघटक का काम करता है। अपघटक का काम सड़े गले जीव जंतुओं को खाता है, मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। जब तक धरती पर ये मरे हुए जीव जंतु यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे तो बीमारियां फैलेगी। तो इसको गिद्ध को अपमार्जक, शोधक या सफाई कर्मी कहा जाता है हमारे पर्यावरण का। ठीक है, जितने भी सड़े गले जानवर वगैरह होता है उसको गिद्ध खाता है, तो इसलिए इसको अपमार्जक, शोधक या सफाई कर्मी कहा जाता है हमारे पर्यावरण का। अब नेक्स्ट हम वनस्पति देख लेते हैं। तो देखिए वनस्पति ऑक्सीजन, लकड़ी, फसल, औषधियां, छाया, फल आदि मिलती है हमें वनस्पति से। ओके, मिट्टी की सुरक्षा, रक्षक मेखला के रूप में काम करते हैं वनस्पति मतलब वन, तो ये वन मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, एक रक्षक मेखला के रूप में काम करते हैं, भूमिगत जल संग्रह में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वन भी हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा सभी जानवर पारितंत्र में संतुलन बनाने का काम करते हैं। अब ये तो हमें समझाया गया है कि हमारा वन्य जीवन क्या होता है, वन क्या होते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण मतलब कहीं पर प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा है, कहीं पर वन ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर वन्य जीवन, कहीं पर जीव जंतु ज्यादा है और कहीं पर कम है। ऐसा क्यों, ये देखेंगे। तो वनस्पति तापमान व नमी पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वनस्पति जो ये पेड़ वगैरह है ना, ये तापमान और नमी, नेचुरल है, तापमान कितना है, सूर्य की लाइट वहां पर कितनी है और वहां पर बारिश से पानी कितना है, इस पर निर्भर करती है। ठीक है, विश्व की वनस्पति के जो प्रकार है ना, उनको 4 वर्गों में रखा गया है। वन, घास स्थल, गुल्म जिसे झाड़ियां भी कहते हैं, और टुंड्रा। ये 4 ही है मोटे मोटे तौर पर। विश्व में जो वनस्पति है ये 4 प्रकार में रखा गया है, इनको 4 वर्गों में। अब देखो, भारी वर्षा के क्षेत्रों में बड़े बड़े वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, सामान्य वर्षा क्षेत्रों में सामान्य वृक्ष पाए जाएंगे और घास भी मिलती है सामान्य वर्षा क्षेत्रों में। कम वर्षा क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां मिलेगी, गुलमुक्त है। ओके, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की कमी को कम करने के लिए पत्तियां कांटेदार होती है। इन कटीली झाड़ियों की पत्तियां क्या होती है, कांटेदार होती है और मोमी सतह होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन से इनका पानी कम निकलता है। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन को शामिल किया गया। अभी हम इसको प्राकृतिक वनस्पति को हम कैसे बचाएं, तो इसकी उपाय देखेंगे। इसके पहले आपके एनसीईआरटी में एक फैक्ट दिया है, क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार एस्प्रिन, डिक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन आदि दवाइयों से किया जाता था, उनके अपमार्जन के बाद गिद्धों की किडनियां खराब होने से गिद्ध मर रहे थे। देखिए, भारत में जिन जिन जानवरों का एस्प्रिन, डिक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन ये दर्द की दवाइयां दी जाती थी जिन जानवरों को, उन जानवरों को मरने के बाद में ये गिद्ध तो खाते हैं, अपमार्जन का काम करते हैं गिद्ध, है ना। तो जब ये गिद्ध खाए इनको, तो क्या हुआ, इनकी किडनियां खराब होने से हजारों गिद्ध मरे। तो इन पर रिसर्च हुआ और उसके बाद में गिद्धों के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, और दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ओके, अब हम प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण की बात कर लेते हैं। संरक्षण मैंने अभी बता दिया था कि बचाएं कैसे इसको, तो जलवायु हस्तक्षेप और मानवीय हस्तक्षेप, 2 ही कारणों से, इसको कारण भी कह सकते हो आप, कि 2 कारणों से हमारी जो वन्य जीव है और हमारी प्राकृतिक वनस्पति है वो खराब हो रही है। तो जलवायु हस्तक्षेप तो देखो, सुनामी आ गई, जंगल की आग आ गई, भूस्खलन हो गया, तापमान ज्यादा हो गया, बाढ़ आ गई, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रकृति प्रदत्त है, भगवान की, ईश्वर की दी हुई है ना। इसमें हम रक्षण की शैली अपना सकते हैं, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप को तो काफी हद तक कम कर सकते हैं हम। जैसे वन की कटाई की जा रही है, अवैध शिकार किए जा रहे हैं, निर्माण कार्य बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। तो इनको कम करके भी हम जो है इनको उपाय संरक्षित कर सकते हैं। तो इन कारणों से वनस्पति और वन्य जीव खत्म हो रहे हैं। उपाय देख लेते हैं लास्ट में चल के हम। तो इनके उपाय क्या क्या है, वन महोत्सव और सामाजिक वानिकी जैसे जागरूकता कार्यक्रम अधिक से अधिक चलाओ। ठीक है, स्कूली बच्चों को पक्षियों को देखने के लिए लेके जाओ, सप्ताह में प्राकृतिक शिविरों में जाने दो, ताकि बच्चों को भी प्रकृति को बचाने की ललक जागे। ठीक है, जीवों के शिकार पर सख्त कानून बनाए जाए गवर्नमेंट के द्वारा। भारत में शेर, बाघ, हिरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मोर, सारंग पक्षी को मारना गैर कानूनी है। ये हमें पता होना चाहिए किन किन जानवरों को मारना गैर कानूनी है। तो शेर, चीता, हिरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मोर और सारंग पक्षी। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर जितने भी रिजर्व है, वो वनस्पति, वनों को और जीवों को सुरक्षित करने के लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा CITES एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये एक समझौता है देशों के द्वारा और इसमें भारत भी शामिल है। अब CITES क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा।
फोना और फ्लोरा मतलब वन्य जीव जंतु और वन। ओके, तो ये एक संस्था है, ये क्या करती है, प्राणियों और पक्षियों की सूची बनाती है। किन प्राणियों की, जो लुप्त होते जा रहे हैं। ओके, तो इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर फिर गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगाया जाता है। तो ये CITES में भी समझौता करके हमारी भारत सरकार ने भी ये कदम उठाया है। ओके, तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट होता है ये लेसन। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, थोड़ा धीरज रख के देखिएगा, आपके नोट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट के क्वेश्चंस खुद के मन से कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी लेसन समझने में। साथ में वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, एटलीस्ट थैंक यू ही बोल दिया करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।